नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जुलाई में आपकी आने की संभावना है, ठीक है। और जिसका एग्ज़ाम आई थिंक नवंबर या दिसंबर तक प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, अगर विज्ञापन टाइम से आ जाता है तो। जो भी विवाद थे एलिजिबिलिटी को लेकर के सारे समाप्त हो गए हैं और जल्दी ही लोक सेवा आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। चूँकि 2022 खाली चला गया, 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 2023 में पूरी संभावना है कि वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इसकी पाठ्यक्रम की, ठीक है। बहुत ही विस्तार से आपको हम पाठ्यक्रम बताएंगे, प्रारंभिक परीक्षा का भी और मुख्य परीक्षा का भी, दोनों पाठ्यक्रम आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको चीज़ें ओरली बताएंगे, बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे आपको, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ आपको एकदम से क्लियर होती जाएगी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या इससे पहले तैयारी कर चुके हो। एक एक चीज़ को मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर कैसे क्या होगा, ठीक। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए नोट्स पीडीएफ रूप में और टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगी आपके लिए। टेस्ट सीरीज नोटिफिकेशन आने के बाद मिलेगी और नोट्स अभी भी आपको मिल सकते हैं, पीडीएफ में उपलब्ध हैं, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, ठीक है। कंप्लीट नोट्स हैं, इनको आप पढ़ लें। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, पूरा स्टैंडर्ड बुक को कंपाइल करके बनाए गए हैं हर विषय के, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है और जो भी बुक्स वगैरह हैं वो भी नहीं पढ़नी, सिर्फ आप नोट्स पढ़ करके कम समय में तैयारी कर सकते हैं। और विज्ञापन जब भी आए, मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी अपनी आप जारी रखिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद, 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा। इतने कम समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और पछताने के अलावा आपके सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप लोग अभी से प्री कमेंस तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अब आपके पास नोट्स हैं, किताबें, जो भी आप पढ़ रहे हो या कहीं पर भी जुड़े हुए हों, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बस है कि पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आप इस एग्ज़ाम को इस बार क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं नोट्स आपको उपलब्ध हो जाए, तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 6393350769, 6393350769, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसमें पिछली बार हमने आपको बताया था कि 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक हिंदी का, ठीक है। तो जीएस का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। विश्व इतिहास यहाँ पर नहीं पूछा जाता, कभी कभार एक आध गलती से प्रश्न आ जाता है, उसके पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। हिस्ट्री आपको पढ़नी है तीनों, ठीक है, जिसमें आपको मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करना है और एंशिएंट और मिडिवल पर थोड़ा सा कम भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री से अगर मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं तो करीब 50% प्रश्न आपके मॉडर्न से होते हैं और 50% में आपका एंशिएंट और मिडिवल शामिल होता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी शामिल हो जाता है। तो इसमें लगभग बराबर प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग बराबर प्रश्न आते हैं, तो दोनों को आपको पढ़ना है। और साथ में आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, पर्यावरण से, वो भी आपको पढ़ना है। फिर आप आ जाइए आपका पॉलिटी यानी कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 12, 15, 16 प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आपको पॉलिटी पढ़ना है। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आता है, अर्थव्यवस्था। ये आपको ट्रेडिशनल प्लस करंट से रिलेटेड चीज़, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, जो करंट का डेटा है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना होता है। बाकी ट्रेडिशनल प्रश्न रहते हैं, तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मतलब मोटी मोटी किताबें आपको इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़नी है। सामान्य विज्ञान में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है।
जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या होती है आपकी बायोलॉजी से, ठीक है। फिजिक्स, फिर उससे कम फिजिक्स से, और सबसे कम प्रश्न आपके आते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, साइंस और बेसिक साइंस होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना होता है, बेसिक साइंस पूछी जाती है, यानी कि हाई स्कूल इंटर लेवल की साइंस पूछी जाती है, जो सामान्य चीज़ें हैं। फिर इसके अतिरिक्त ये तो आपके 5 विषय हो गए। फिर आपका यूपी स्पेशल है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं 8-10 प्रश्न। जनगणना है, भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, भारत का नगरीकरण, यूपी का नगरीकरण और विश्व में नगरीकरण, इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका बजट हो गया, सेंट्रल बजट, यूपी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और करंट अफेयर्स आपका जब भी एग्जाम होता है उसके पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, और 10 से 12 प्रश्न आते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग क्या होता है कि बेसिकली प्रश्न जो उसमें रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे अगर मान लो 12 क्वेश्चन है तो उसमें 7-8 आपकी रीजनिंग के होंगे, 3-4 आपका जो हल्की फुल्की मैथ होती है हाई स्कूल स्तर की तो पूछी जाती है, समानता आप लोग कर लेते हैं। मान लो अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में समझिएगा आप 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना है कि हम मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। जो आपने बेसिक अभी तक पढ़ रखी, जो कई सारे एग्जाम दिए होंगे, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का सिलेबस, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी प्री में 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 3 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन काट लिया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें पिछली वाली हम रिपीट करें, लेकिन सिलेबस ही होता है प्रॉपर, ठीक। इसके बाद दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। इसमें 6 टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक। प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 चक्का 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, 60 प्रश्न आपके 60 नंबर हो गए। 1 घंटे का आपका समय होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। तो प्री का जो एग्जाम होगा आपका वो 200 नंबर का होता है, 140 + 60, 140 का जीएस, 60 नंबर की हिंदी, ठीक है। ये प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं मेंस और मुख्य परीक्षा, जो हमारे काम की 400 नंबर की टोटल मुख्य परीक्षा होती है। कितनी? 400 मार्क्स की। 120 नंबर का जीएस, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी, 100 नंबर की हिंदी ड्राफ्टिंग यानी हिंदी आलेखन, और 120 नंबर का आपका निबंध होता है, ठीक। तो जीएस आपका जो 120 नंबर का है वो वही सेम होता है जो आपका प्री में पूछा गया था, इंक्लूडिंग मैथ रीजनिंग। हिंदी के टॉपिक भी वही होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची घट जाता है। इसके बाद आते हैं हिंदी आलेखन में, जहाँ पर आपको समझाना है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका होता है सारांश का। सारांश आपको लिखना होता है, जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या करनी होती है, और जो भी गद्य दिया गया है उसका आपको उचित शीर्षक लिखना होता है, ठीक। ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न आपका होता है सारणी रूप का, यानी कि एक सरकारी पत्र लिखा होता है, उसको आपको टेबुलेशन फॉर्म में सारणी रूप में लिखना होता है। ये हमने बखूबी अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया है, ठीक है, कि कितने स्तंभ होते हैं सारणी में, कैसे आपको लिखना है। कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो वहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में एक प्रश्न में 3 का, खा, घा होते हैं, और ये 24 नंबर का होता है पत्र लेखन वाला। सारणी रूप का 15 नंबर का होता है। टोटल जो पत्र लेखन होता है वो आपका 39 नंबर 39, यानी कि लगभग आधा पेपर आप मान सकते हैं कि पत्र लेखन का ही होता है। तो पत्र लेखन पर आपको बहुत फोकस करना है, और जो पत्र लेखन है वो हमारे नोट में आपको एकदम से अभी वर्तमान का मिलेगा कि किस प्रकार से शासन में और लोक सेवा आयोग में पत्र व्यवहार किया जाता है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, टिप्पणी, ठीक है, प्रतिवेदन, ये अनुस्मारक हो गया आपका, ठीक है। तो विज्ञप्ति है, ये मतलब कि जो अभी चूंकि यहाँ पर मेन चीज़ है फॉर्मेट। जैसे आप मार्केट में आप किताबें देखेंगे तो वहाँ पर आपको 5 साल 10 साल पुराना फॉर्मेट मिला है, वहाँ लोगों ने अपडेट ही नहीं किया है। कहाँ पर आपको पत्र संख्या लिखनी है, कहाँ पर आपको दिनांक स्थान लिखना है, कहाँ पर अनुभाग कहाँ विभाग लिखना है, कहाँ महोदय स्टार्ट करना है, पृष्ठांकन कैसे करना है, भौदीय आज्ञा से कैसे लिखना है, कहाँ पर कौन चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखती है। प्रतिलिपि कैसे भेजनी है, ठीक है।
कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी, बहुत मान्युट अंतर। समझिए कि कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश दोनों आपके सिलेबस में है आरओ में, और दोनों समझिए कि दोनों में सिर्फ 5% से 5% का अंतर है, यानी कि 95% दोनों सेम है, सिर्फ 5% का अंतर है कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में। और मान लो दोनों अगर पूछ लिए गए तो आप दोनों एक जैसा लिख करके आओगे, और वही एग्जामिनर आपसे अंतर चाहता, जो 5% का अंतर है वो मार्केट की किताबों में मिलेगा ही नहीं, और ना ही कोई बताता है। कहते हैं मतलब कल बोल दें कि अरे वो कार्यालय आदेश ही कार्यालय ज्ञाप है और कार्यालय ज्ञाप ही कार्यालय आदेश, नहीं, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको उस नोट्स में बताई गई हैं। जब वो छोटी छोटी बातें आप लिख करके आएंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे, तब जाके एग्जामिनर आपको प्रॉपर और सबसे अधिक नंबर देता है, क्योंकि एग्जामिनर को वो चीज़ कहीं नहीं मिलती है जो चीज़ आपकी कॉपी में मिल जाती है। इसलिए क्या करना, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और मतलब वही लिख के आना है जो वास्तव में एग्जामिनर चाह रहा। तो वही आपको हम पत्र लेखन, आपके 9 प्रकार के पत्र हैं। 10वां आपका सारणी रूप है, 39 नंबर 39 नंबर के पत्र लेखन है, बहुत ही सटीक एकदम से पूरी उसकी पत्र की परिभाषा, विशेषताएं, ठीक है, उसके भाग क्या होते हैं, उसका एक्चुअल प्रारूप क्या है, लिखित प्रारूप क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो वही आपको सिर्फ रटना है, वहाँ पर आके आपको सेम टू सेम लिख के आना है, ठीक है। जैसे मान लो पूछ दिया कि कार्यालय आदेश को परिभाषित करते हुए उसका प्रारूप बनाइए, या उसका उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, या अर्थशास्त्रीय पत्र को उदाहरण समझाइए, ठीक है। तो अब वही अर्थशास्त्रीय पत्र में कहाँ पर मोहर हो, कैसे लिखा जाए, ये सबसे बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आप देखेंगे मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वास्तव में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग का रोज का पत्र लिखना, कभी शासकीय, कभी विज्ञप्ति हो गया, कभी कार्यालय आदेश जारी हो रहा है, कभी ज्ञाप जारी हो रहा है, कभी शासकीय पत्र तो खैर रोज 10वीं 20वीं लिखे जाते हैं, तो उनके कोई गिनती है ही नहीं। तो वो चीज़ आपको एक्चुअल में हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पत्र आपसे पूछे जाएंगे, का में 8 नंबर का एक होता है, 8 के 24 नंबर के पत्र हो गए, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपका होगा वो होगा आपका प्रशासनिक शब्दावली का, ठीक है। यहाँ पर आपसे 20 नंबर का ये आपका होता है, और इसमें आपसे 5 शब्दावली हिंदी से इंग्लिश और 5 शब्दावली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने को आती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अंडर सेक्रेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसचिव कहते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसचिव कहते हैं, ठीक है। विशेष सचिव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। या प्रमुख सचिव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। या अपर मुख्य सचिव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सेक्शन ऑफिसर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभागाधिकारी कहते हैं, है ना। कार्यालय आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। कार्यालय ज्ञाप, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो अर्थशास्त्रीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, तो 5 इंग्लिश में दिए रहेंगे, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। 5 हिंदी में दिए रहेंगे, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये प्रत्येक शब्द जो है वो 2 नंबर का होता है। तो कुल 10 शब्द हो गए, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के, 10 दूनी 20। और ये नंबर मैथ की तरह सॉलिड होते हैं, यानी कि आप इसमें 20 में से 20 पा सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत सारी यहाँ किताब रखी भी है, काफ़ी मोटी किताब है ये, प्रशासनिक शब्दावली, शासन से ही मैंने जो है इशू कराई है। तो उसमें से हमने करीब 1000-1200 शब्दावली जो छांटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो आपको हम देंगे, वो आपको याद करनी है। और जो अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं, 2021 का, 2017 का, 16 का, 14, 13, 10, 6 जो भी पिछले हुए हैं, वो सारी आपको दे देंगे। तो वो आप पूरा रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। तो शायद ही आपका कोई शब्द वहाँ से गलत होगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न होता है वो आपको होता है मुहावरे का, ठीक। तो यहाँ पर 5 मुहावरे पूछे जाते हैं, प्रत्येक मुहावरा 2 नंबर का होता है, ठीक। इसमें मुहावरे का अर्थ और उसका प्रयोग करना होता है। तो प्रयोग भी इस तरीके ढंग से, मतलब कुछ, मतलब वर्तमान में ऐसी कुछ चीज़ें आप यूज करें जिससे कि मतलब थोड़ा सा अच्छा बन सके, मतलब एकदम किताबों की भाषा ना लिख दें, ठीक है। और जो लास्ट प्रश्न इसमें होता है वो होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है, इसका मैंने करीब 30 से 40 पेज का एक नोट्स बनाया है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, और इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, प्लॉटर क्या है, ग्राफर क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड में कितने की होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस तरह मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, ठीक।
तो वो मतलब पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, कभी कभी 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से 10 नंबर का कंप्यूटर हो जाता है। तो ये पूरा हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें कम से कम आपके 75 से 80 नंबर अगर सही आते हैं तो समझिए कि आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। 75 प्लस आपके नंबर अगर हैं तो समझिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये कैसे होगा, आप शब्दावली सही करिए और पत्र लेखन सही करिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 नंबर का पत्र लेखन और 20 नंबर 60 नंबर तो आपके सीधे सीधे हो गए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो वहाँ भी अच्छा मिल जाएगा नंबर। जो सारांश है उसमें भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हम बताएंगे आपको वीडियो में तो कैसे करना है, वो भी आपका हो जाएगा। तो 75-80 नंबर आपके अगर हिंदी में आते हैं तो समझो आप मतलब ठीक ठाक नंबर आपके आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, आधे घंटे का पेपर होता है, वही 5 टॉपिक आपके होते हैं। मेन चीज़ है यहाँ पर निबंध, यानी कि ऐसे निबंध कैसे लिखा जाए। तो निबंध की प्रैक्टिस आप लोग अभी से प्रारंभ कर दीजिए, तभी कह रहे हैं आपकी प्री कम मेंस लेकर चलिए, निबंध और पत्र लेखन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ कुछ शब्दावली याद करते रहिए, ठीक। हफ्ते में 2 से 3 निबंध लिखिए, ठीक। इसमें जो है ऐसे साहित्य पर हो गया और जो राजनीति पर हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पर्यावरण पर हो गया, ठीक, खेती किसानी हो गए, योजनाएं हैं, प्राकृतिक आपदा है, ठीक। ऐसे मतलब कुल प्रकार के 9 टॉपिक होते हैं जिन पर निबंध आपसे पूछे जाते हैं। एक निबंध 40 नंबर का होता है और 3 निबंध पूछे जाते हैं आपसे 120 नंबर के। एक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होता है, खंड का, खंड खा, खंड का। एक खंड में 3 निबंध होते हैं, प्रत्येक खंड से एक निबंध आपको लिखना होता है, ठीक। 600 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। शब्द सीमा आपकी 5 से 10% प्लस माइनस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ही रखें, माइनस कभी ना करें, बढ़ा के लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि 600 का 700-800 ना हो जाए। 600 का अगर 610, 20, 25 तक वो भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब निबंध लिखना आपको बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे हम शब्दों को काउंट करते हैं, कैसे उसकी काउंटिंग की जाती है। पूरे शब्द नहीं गिनने होते हैं, एक लाइन में गिन लेते हैं और कितनी लाइनें हैं, लाइन में कितने शब्द हैं और कितनी लाइनें हैं, ठीक है। ये ऐसे काउंट किया जाता है। जो मार्केट में कॉपी अवेलेबल है, जो PCS वाली कॉपी है, उसमें दोनों तरफ मार्जिन होता है, उसमें आप लिखेंगे जब तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह ही 400 नंबर का पेपर आपका मुख्य परीक्षा का होता है। मैंने एक चीज़ आपको बारीकी समझाई है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे ऑफिस का नंबर है 6393350769, ठीक, 6393350769। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं कोई क्वेरी के लिए या फिर नोट्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस पूरा क्लियर हो गया होगा। ध्यान रहे, जो भी पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, नेगेटिव मार्किंग होगी। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होगी, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक। चलिए, फिर अभी 2016 की कट ऑफ जारी हो गई है, उसका आपको पूरा डिटेल बता देंगे। फिर जो पिछले वर्षों में जो कट ऑफ सारे हैं, 2017 में, 16 में, 14 में, 13 में कितना कट ऑफ गया है, वो भी एक दिन पूरा कंपाइल करके आपको बता देंगे। लेकिन आप लोग अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत समय भी आपके पास है। नवंबर-दिसंबर तक एग्जाम होगा, 5-6 महीने का समय, मतलब 6-7 महीने का, बड़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मटिया मैट होनी है, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरी बात मानिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।